और चूंकि मंच पर ऐसे शख्स हैं या ऐसे नेता हैं जो राजनीति कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं, आप इनसे जितनी चाहे काम की बातें कर लीजिए, जैसे ही राजनीति की बात करेंगे ये 9 तो 11 हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर इनको इस स्टेशन पर रखना है तो काम की सारी बातें, और यही काम है जो राइजिंग भारत को उस जेनिथ तक लेकर जाने वाला है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बस बता दूं मैं कि आप 39वें रेल मंत्री हैं, 55वें संचार मंत्री हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री हैं। बहुत भार है कंधे पर आपके। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना एक एक पल, एक एक क्षण देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए, पूरी तरह से जुट ही जाना चाहिए। अश्विनी जी, जब 2047 की हम बात करते हैं, एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है? उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है? देखिए, आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी बनी है। आज मोदी जी की 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज है। इस 10 वर्ष की लेगेसी में आप देखो, रेलवे में प्रैक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राज्य 100% इलेक्ट्रीफाई हो गए। 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000। करीब करीब आपके 30,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। यानी जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा। पिछले साल 5,000 किलोमीटर जुड़े थे और इस साल भी, कल की रिपोर्ट में देख रहा था, 5,246 किलोमीटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े। यानी हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क भारत में जुड़ रहा है। टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन आई, नमो भारत ट्रेन आई। आज वंदे भारत ट्रेन में हमारी जो मिडिल क्लासेस है और एस्पिरेशनल यूथ है, उनको एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो ये सब जो आपने देखा इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है। अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मंत्री जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। आप कह रहे हैं कि ये नींव 2014 में रखी गई है, इससे पहले फिर क्या हो रहा था? इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे को एक दूध दोहने वाली गाय के बराबर समझा जाता था। ऐसी कंडीशन थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के स्टॉपेज या गाड़ी के एक्सटेंशन या नई गाड़ी के अनाउंसमेंट पे ध्यान देते थे। पटरियों की कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। इस तरह से रेलवे का प्रशासन चला रहे थे तत्कालीन तब के रेलवे मंत्री और तब की सरकारें, जिसमें रेलवे फोकस नहीं था, पैसेंजर फोकस नहीं था, केवल अपनी राजनीति फोकस थी। मोदी जी ने डीपोलिटिसाइज किया रेलवे को एक टेक्निकल तरीके से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के तरीके से उस चीज को मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए। रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम, फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे, करीब करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे। कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। चेंजेस रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हर एक शख्स इस बात को मानेगा। लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे, ये बात सच है कि 41 वंदे भारत आ गई हैं, नमो भारत आ गई है, अमृत भारत आ गई हैं। स्टेशन पर आज भी जो यात्री है वो भीड़ को लेकर परेशान है, ट्रेनों में जो रिजर्वेशन है उसे लेकर परेशान है। ये कितना टाइम आप मंत्री जी बता सकते हैं कि एक वो वक्त आएगा जब साल भर में ये जो 700 करोड़ का आंकड़ा है,
यात्रियों का सफर करने का, वो 1000, 1200 या 1300 तक पहुंच। 2030 तक 1000 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल कैरी करने की कैपेसिटी हो जाएगी। आज हम करीब करीब 700 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं साल में। इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेजी से ये सारी ट्रेनें, चाहे वो नमो भारत हो, चाहे वो वंदे भारत हो, ये सिर्फ विल है या कुछ और भी चीजें थी जिसने इन एडिशन आपके इस काम को फास्ट ट्रैक पर ला दिया? 3 चीजें हैं। एक तो बहुत स्ट्रांग फोकस टेक्नोलॉजी लाने में, बहुत स्ट्रांग फोकस डीपोलिटिसाइज करने में रेलवे का फोकस रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान दे। रेलवे में एक तरीके से काम करने की पद्धति बदली। दूसरा, फंडिंग इंक्रीज की मोदी जी ने। तीसरा, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि चाहे कितने भी कठिन फैसले लेने हो, फैसले लो। फैसले लेके, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया रेलवे की मेंटेनेंस की पद्धति में नया एक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था कि जिस दिन मेंटेनेंस करना है, मान लो पटरी है, पटरी पे डेली का डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो जिस दिन आपको मेंटेनेंस का काम करना है उसी दिन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन्स, स्पेयर मटेरियल, सब लेबर सब आते थे। तो सुबह से शाम तक मान लो वेट करते थे, 4 या 5 बजे तक मान लो परमिशन मिलती थी, कभी परमिशन नहीं भी मिलती थी, वापस चले जाते थे। ये एक ऐसी पद्धति जो 60-70 वर्ष तक चली। अब आज रेलवे में हर शुक्रवार को अगले 26 हफ्ते का, नेक्स्ट 26 वीक्स का डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट 26 वीक्स मतलब जैसे जापान में मेंटेनेंस की पद्धति है, या जर्मनी में, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित या हर देश, फ्राइडे करते हैं, वैसी की वैसी एडवांस्ड प्लानिंग अपना रेलवे भी कर रहा है। तो ये सब कठिन फैसले होते हैं। इसमें आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आदत बदलने की आदत डालनी पड़ती है, एक नए तरीके से काम करने की मतलब प्रैक्टिस में आना पड़ता है। तो ये आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द टॉप टू बॉटम मोस्ट लेयर। आज आप किसी सुपरवाइजर के पास जाके बात करो अगर, और मैं आप में से निवेदन करूंगा जो भी पाथवे इंस्पेक्टर हो, सेक्शन सुपरवाइजर हो, इनसे बात करे, इतने खुश हैं कि आज उनको मेंटेनेंस के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो मिलता है, मंत्री जी खुश है। मतलब इससे पहले तो आप कह रहे थे कि सब आराम से हो जाता था, सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी, काम नहीं होता था। अब आप सिर्फ इस काम ही काम करा रहे हैं और वो खुश हैं। बिल्कुल खुश है। और आप वास्तव में जाके मिलो, मैं तो कम से कम ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल्स के साथ, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर्स भी नहीं है, ग्रुप सी में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूं और उनसे बहुत इनपुट लेता हूं, बहुत फीडबैक भी लेता हूं। इतने खुश हैं इस बात से कि रेलवे का एक तरीके से, जिस तरीके से चलनी चाहिए एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे मोदी जी ने 10 वर्षों में रेलवे को उस टेक्निकल स्टेज पे लेके आ गए। एक्सप्रेस वे पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गौ सेवकों से एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पकड़ी है, जिसमें 9 गौवंश को मुक्त कराया गया है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हुई। आगरा रोड बगराना क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। रिंग रोड में क्लोवर लीव बनाने के लिए आवंटित की गई थी भूमि। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुचामन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर 45 किलो टोडा चूरा जब्त किया है। वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न, राष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को अश्विनी जी, दुर्घटना को लेकर मैं आपसे डिटेल में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। स्पेशली कम हुई हैं दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन जो होते हैं वो आपने भी देखे हैं। आप कितने दिनों तक वहां पर रहे थे, आपकी आंखों में लोगों ने आंसू देखे हैं। वहीं उस जमीन पर पॉलिटिक्स भी देखी है। कवच को लेकर विपक्ष ने बहुत हमला साधा। क्या आपने कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम है
कि इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो उसने सबको जख्मी कर दिया। देखो, कवच एक टेक्नोलॉजी की क्लास है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी टेक्नोलॉजी। एटीपी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बड़े रेलवे सिस्टम्स में 1980 के दशक में चालू हुई, 1990 के दशक में काफी बड़ी मात्रा में लगी और 2000 के दशक में करीब करीब दुनिया के सारे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में फुल्ली एटीपी आ गया था। तब की सरकारें क्या करती थी? क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि एटीपी लेके आए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट करें, सेफ्टी के लिए जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए वो लेके आए? कुछ नहीं किया उन्होंने। 2016 में पहली बार भारत में एटीपी टेक्नोलॉजी को मान्यता दी मोदी जी ने। 2016 में 2016 मतलब सोचो, देश ने 1980 से लेके 2014 तक का पीरियड, एक तरीके से उस पीरियड में पूरा देश कवर हो जाना चाहिए था एटीपी टेक्नोलॉजी से। 2016 में मान्यता दी, 2019 तक उसके पूरे सर्टिफिकेशंस मिले। 2020 और 21 में कोविड के कारण दिक्कत आई, लेकिन उसके बावजूद भी और उसके बाद में बहुत तेजी से इस पे काम चला। अब करीब, और कवच भी एक कोई ऐसा नहीं कि एक डिवाइस है जो लगा दिया ट्रेन पे और हो गया, ऐसा नहीं है। कवच पूरा एक सिस्टम है भाई। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कमिटमेंट मोदी जी ने स्पष्ट तौर से देश में रेलवे को सेफ बनाने के लिए की है। 1,87,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 10 वर्षों में। अगर आप उसको कंपेयर करें तो 2.5 गुना ज्यादा है उससे। पिछले 4 से 14 में जितना इन्वेस्टमेंट था सेफ्टी पे, उससे 2.5 गुना ज्यादा है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। वो रिजल्ट दिख रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट अगर बीच में लेकिन आगे और भी ज्यादा प्रयास करके 100% सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। अश्विनी वैष्णव जी, जब इतना गड्ढा है जिसको आप भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलेट ट्रेन की इस देश को आवश्यकता है? आप उन्हें क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स के हिसाब से मत समझिए आप इसको। बुलेट ट्रेन को अगर आप देखोगे, बुलेट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है उस पाथ के सारे शहरों की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देती। मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छा आपको दूंगा, जापान का। पहली बुलेट ट्रेन वह 1969 में जब चलनी चालू हुई, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और ओसाका, ये सारे के सारी इकोनॉमीज मिलके एक इकोनॉमी बन जाती है। 550 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आप 2.5 से 3 घंटे में कवर करते हो। यानी आप अगर क्योटो में काम कर रहे हो, ओसाका में जाके काम किया आपने और शाम को वापस क्योटो में अपने बच्चों के पास आ गए। वैसा की वैसा डेवलपमेंट, सीरियस रीजनल मल्टीप्लायर होता है इससे। जब आप देखोगे मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद और अहमदाबाद, ये सारी इकोनॉमीज एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। तो ये हसीन सपने पूरे कब होंगे? 2026 में। 2026 में आज देखो ना आज आप देखो 284 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है कंप्लीट। ट्रैक्स लग रहे हैं, ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का सिस्टम लग रहा है, जो ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग है, सारी चीजें इन पैरेलल तेजी से चल रही है। डिजिटल इंडिया की तरफ मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंश सेमीकंडक्टर्स हैं। इसकी बात तो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट 62 से शुरुआत हुई, 65, 61, मैं टाइम गिनाती चली जाऊंगी, 80, 84 सेमीकंडक्टर नहीं बन पाए। अब आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को पहला सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ये 2 सवाल हैं, मैं संक्षेप में चाहूंगी, अब तक क्यों नहीं हो पाया? आज हो रहा है तो ऐसा आपने क्या कर दिया? दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024, ज्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। देखो, 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे जब तक सही नीति और सही आपका फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं होता तब तक नहीं हो पाता। मोदी जी का इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है कि हमें विकसित भारत को जब बनाना है, उसके फाउंडेशन में क्या क्या लगेगा। उसके फाउंडेशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि आप जो घर में टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देखो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, वो देखो।
या जो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है वो देखो, या कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो देखो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। तो कुल मिलाकर कोई भी चीज जो ऑन या ऑफ हो रही है एब्सोल्युटली, उसमें सेमीकंडक्टर है। एब्सोल्युटली, चाहे लाइट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे फ्रिज हो, हर चीज जो ऑन या ऑफ होती है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगती है। ये मैं बहुत मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसा कमिटमेंट मोदी जी ने दिखाया, और मैं आपको पर्सनल इसमें एग्जांपल्स दे सकता हूं। हम लोग सेमीकंडक्टर डिस्कशन के लिए जब आधे घंटे का या 45 मिनट का टाइम प्रधानमंत्री जी का मांगते थे, मैं आज सब पब्लिक के सामने कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीएम साहब ने साढ़े तीन घंटे तक टाइम दिया। हम 45 मिनट टाइम मांगते थे, वो 3 घंटे तक टाइम देते थे। एक एक लाइन बाय लाइन चीज पीएम साहब डिटेल में डिस्कशन करते थे। जो भी कंसर्न्ड विभाग है, सरकार का काम करने के एक तरीके में बहुत सारे विभाग जुड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट को पर्सनली बुला के साथ बैठते थे और पीएम साहब कहते थे कि हमको सेमीकंडक्टर में सक्सेसफुल होना है, देश को सेमीकंडक्टर में सक्सेसफुल होना है। ऐसा कमिटमेंट इम्पॉसिबल है किसी दूसरे प्रधानमंत्री का। आप बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल कमिटमेंट सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिख रहा है, लेकिन विपक्ष खासकर पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं ये जॉबलेस ग्रोथ है। वो ये कह रहे हैं कि जो कामकाजी संख्या है वो 50% से भी कम है और पिछले 9 सालों से ये आंकड़ा है। आप लोग ग्रोथ करते हैं, किसी को जॉब नहीं दे पाते। चलो मैं पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज देता हूं, आप मेरे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज पहुंचाइए। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी व्यक्ति काम पे जाता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी सैलरी में से डिडक्शन होता है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डिडक्शन होता है। एब्सोल्युटली ऐसा डेटा है जिस डेटा को कहीं पर भी हर जगह स्वीकार्यता मिलती है। ईपीएफओ के डेटा के हिसाब से जो नए लोग जॉब में जुड़े माइनस जो लोग जॉब से निकले प्लस जो लोग जॉब में वापस आए, कहीं एक बार निकल गए होंगे वापस आए, इसका जो नेट नंबर है वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी बनी। ये तो सीधी गणित है, सिंपल सी गणित है। वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटीज 6 लाख पर मंथ थी कुछ ही वर्षों पहले, आज वही ऑन एन एवरेज 12 लाख पर मंथ है। 12 लाख पर मंथ का मतलब साल के हुए 1,44,00,000, 12 into 12 144, 1,44,00,000 साल की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। आप चिदम्बरम साहब को पूछिए कि क्या ये आंकड़ा झूठ है या ये सच है। विपक्ष का एक और आरोप है, वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, लेकिन आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप लोग बस असेंबल करते हैं। अच्छा, आपने नाम उसको ये दे दिया है। किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री जब चालू होती है, चाहे आप एग्जांपल ले लो कार इंडस्ट्री का, आज से 1980 के आसपास जब कार इंडस्ट्री चालू हुई, सबसे पहले क्या आया, कार की सीकेडी बन के आई जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट आता है। उसके बाद में क्या आया, एसकेडी, सेमी नॉकडाउन यूनिट। उसके बाद में क्या हुआ, कम से कम कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का इकोसिस्टम बना। उसके बाद में क्या आया, कई सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम का मैन्युफैक्चरर बना, टियर 1, टियर 2, टियर 3 वेंडर्स बने। उसके बाद में क्या आया कि एक्सपोर्ट होने चालू हुए। ये एक साइकिल है, हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर यही लाइफ साइकिल कांग्रेस की सरकारें अगर 1980 में करने लग जाती, 1970 में करने लग जाती, तो आज देश की कहां पे परिस्थितियां होती। मतलब ऐसी परिस्थितियां थी 1990 से पहले तक तो कि अगर आप अपनी कार की हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे तो आपको भारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसा मकड़ जाल बिछा के रखा हुआ था, उस मकड़ जाल से निकले तो आप ये कह और रहे हैं सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं। अब बेबी स्टेप्स आज अपन ऐसी परिस्थितियों में है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन ले डाउन हो गई है। अगले 5 वर्षों में आप देखोगे, देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, नंबर्स देता हूं। नंबर्स लेना जरूरी है क्योंकि डेटा के साथ बात करनी चाहिए, केवल आरोप लगाने से आरोप नहीं होना है, डेटा के साथ बात करनी चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था 10 साल पहले, आज कितना है, $55 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था,
आज कितना है? पिछले साल का डेटा है $105 बिलियन और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है इसकी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं थी, आज $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सोच भी नहीं सकते थे, किसी इंडस्ट्री के वेटरन ने बोला, 35 साल का जिनका टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा सोच भी नहीं सकते थे कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। आज $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, यूएस, यूरोप सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात करते हैं भाई कांग्रेस के लोग, जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी गलतियों को आज जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, हम जब मेहनत कर रहे हैं तो उनके आरोप लग रहे हैं। किस बात की बात है? हमारे पास बस कुछ मिनट बचे हैं और मैं चाहती हूँ ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवालों के आप जवाब दे दें। एक तो फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर, मतलब सरकार ही अगर चेक करने लग गई तो कैसे चलेगा? आपके काम को सिटीजन, अच्छा बताओ भाई, एक बात बताओ, हाँ। CNN TV 18 पे कुछ छपता है, उसकी जानकारी लेनी हो तो किससे पूछोगे? CNN TV 18 से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ। बराबर है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी किससे पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना। भारत सरकार की कोई भी न्यूज, किसी भी स्कीम, उसके बारे में पूछना है तो किसको पूछोगे? अगर आपका गृह मंत्रालय से काम है, गृह मंत्रालय से पूछोगे। हेल्थ मिनिस्ट्री से काम है, हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ये पावर मिनिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, पावर मिनिस्ट्री से पूछोगे। इतनी बेसिक कॉमन सेंस की बात है भाई। जो राज्य सरकार से है वो राज्य सरकार से पूछोगे, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पूछोगे। और तो वो सवाल आपको ना पसंद आए तो? बात सवाल की नहीं है, बात फैक्ट की है। फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस है। और वो फैक्ट्स अगर सरकार को ना पसंद आए, वो फैक्ट तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना। वेरिफिकेशन, मान लो कोई कहता है कि कितनी वैक्सीन लगी, किससे पूछोगे बताओ? ऑथेंटिक जवाब कहां से आएगा? सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री से ही आ सकता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला आपका एब्सोल्युटली सही फैसला है, और ये एकदम करेक्ट फैसला है, डेमोक्रेटिक फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी वैष्णव जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। हालांकि बहुत से सवाल थे और, लेकिन ये अश्विनी वैष्णव जी जो बता रहे थे अब तक क्या कामकाज हुआ है और किस गति से